हेलो एवरीवन। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं गहन चिंतन। ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे एजुकेशन पेपर 2 का नेट के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गहन चिंतन होता क्या है? गहन चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना, तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। हम जैसे अपने आसपास या आपस में देखते हैं कि कई लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग काफ़ी अच्छी होती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अगर हम कुछ उनको बताएंगे, कोई भी हम उनको बात बताएं, तो आसानी से वो उस चीज़ को मान लेंगे कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। लेकिन उसमें साइड में हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति वो भी है जो उस चीज़ को आसानी से मानेगा नहीं, उसके बारे में आपसे पूछता रहेगा जब तक वो खुद सेटिस्फाई ना हो जाए कि हाँ ये सच है या ये ट्रुथ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे होती है क्रिटिकल थिंकिंग की, जो डीपली जब वो किस चीज़ के बारे में विचार किया जाए, उसके सही गलत हर विचार, कई चीज़ें होती हैं हम आसान, जैसे हमने कुछ स्वीकार कर लिया कि ऐसे सही है, लेकिन हम उसका इफ़ेक्ट नहीं देखते कि हाँ अगर हम ये बात स्वीकार करेंगे तो इसका लाइफ में या हमारे फ्यूचर पे क्या इफ़ेक्ट होगा। लेकिन जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी वो उस बात को ध्यान से सोचेगा कि हाँ अगर मैंने आज ये किया या जो भी अगर मैंने ये डिसीजन लिया है, किसी अपने पे लगा लो या दूसरे व्यक्ति का डिसीजन लगा लो, तो वो है कि उसका हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको दूसरों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब सोच के वो कार्य करता है। Critical thinking is a type of thinking that helps a person in stepping aside from his own personal beliefs, prejudices, and opinion to sort out the fact एंड आइडेंटिफाई द ट्रूथ। क्रिटिकल थिंकिंग वही है, हमारी सोच है, ये एक तरीके की हमारी थिंकिंग है जो कि एक इंसान की हेल्प करता है। उसके अपने जो ओपिनियन है, उसके अपने जो पर्सनल बिलीव्स हैं, उनके द्वारा जब वो उनके विचार करके उनके ऊपर और वो सच्चाई तक पहुंचता है, आइडेंटिफाई द ट्रूथ, और सच्चाई को वो फाइंड कर लेता है। क्रिटिकल थिंकिंग में कुछ पॉइंट होते हैं जो मेनली हम हर किस अगर जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग है तो वो इनमें उनमें ये चीज़ें पाई जाएंगी। तो वो है जैसे ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, इन्फेरेंस है, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इनके बारे में देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन में क्या होता है। द एबिलिटी टू नोटिस एंड प्रेडिक्ट अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। देखो ऑब्जर्वेशन वो है जब हम किसी भी जब हमें हमारे सामने कोई समस्या है, हम उसका जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसको जब हम एक एबिलिटी होती है, मान लो कई लोगों के में ये एबिलिटी होती है कि उनके सामने कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो वो आसानी से एक कल्पना कर लेते हैं, उस चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं और एक नोटिस कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई होगी, या फिर उसको ऑब्जर्व करने की जो उन्हें पावर होती है वो अधिक होती है। सेकंड है एनालिसिस, द गैदरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आई तो हम हर तथ्य को कलेक्ट करेंगे कि हाँ किसी से पूछेंगे या कुछ भी है, जो भी हम डाटा कलेक्ट कर सकें। डाटा होता है जब हम किस चीज़ के बारे में कुछ भी हम कह सकते हैं, एक जैसे हम कहते हैं ना हर चीज़ को एक सबूत चाहिए, जो भी है जो हम फैक्ट इकट्ठा करते हैं। मान लो कोई घटना हुई है, मान लो कोई एक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बारे में कैसे देखते हैं कि हाँ ये रॉन्ग साइड था या सही साइड में चल रहा था, या आगे वाली की गलती थी या उसकी गलती थी या स्पीड की वजह से हुआ। तो जब इन सब को एक डाटा एक कलेक्ट करके तब हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढते हैं। इन्फेरेंस, ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन रिलेवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। जब हम अपनी जो हमारी जो पर्सनल नॉलेज है, जो हमारा एक्सपीरियंसेस है, जो भी हम जब उनके बेस्ड पे जब हम एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, एक रेलिवेंट जो हम कह सकते हैं डाटा इकट्ठा करते हैं, सही डाटा इकट्ठा करते हैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर, अपने पर्सनल नॉलेज के तौर पर, ठीक है, अब तब हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जब पहुंचते हैं। फिर है कम्युनिकेशन, sharing and reviewing information with other variable non-verbally, verbally, non-verbally and writing। कम्युनिकेशन होती है जब जिस व्यक्ति में अगर क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी तो उसका बात करने का तरीका भी अच्छा होगा, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, राइटिंग में हो, किसी तरह भी वो एक अच्छे सही तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकता है। क्योंकि जब हमारे सामने अगर हम सोचें हमारे आपस में कोई प्रॉब्लम है, जब तक हम सही तरीके से उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन हमारी
आपस में अच्छी तरीके से नहीं होगी बातचीत तो हम उस प्रॉब्लम को कभी सॉल्यूशन तक पहुंचा ही नहीं सकते, हम कभी उसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर हम अच्छी तरीके से अपनी कह सकते हैं हम एक अपनी जो हमारी फीलिंग है या हमारे जो विचार हैं जब तक हम दूसरे तक सही तरीके से उसको प्रेजेंट ना कर पाएँ। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लास्ट में ये स्टेप है कि जब हम ये सब करके जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, डाटा भी हमारे पास इन्फरेंशियल कम्युनिकेशन अच्छे हैं, ये सब जब एबिलिटी होती हैं तो हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं। जिम्बार्डो वेरुक ने 1977 में चिंतन को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित 2 पार्ट्स इन्होंने बताए थे इसके, एक है ऑटिस्टिक और एक है रियलिस्टिक। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑटिस्टिक थिंकिंग है क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं सबली चिंतन। सबली चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, जैसे स्वप्न चित्र, अभिलाषी चिंतन इत्यादि सभी सबली चिंतन के उदाहरण। ये इस ऑटिस्टिक थिंकिंग में आएगा जो हम सिर्फ कई बार हम एक तो होता है जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं रियलिटी में, जब हम उसको काम को करना सोचते हैं, उसके बारे में तथ्य ढूंढते हैं, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, किसी भी तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचना चाहेंगे। ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है कि इसमें हम जैसे हमारे आगे कोई प्रॉब्लम, सिर्फ हमें कुछ करना है नहीं तो हम सिर्फ उसको सोचते रहेंगे, कल्पना में सोचते रहेंगे कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है, लेकिन हम उसको करेंगे नहीं उस अच्छी तरीके से, उसको हम रियलिटी में हम उसको एक कह सकते हैं एक्टिविटी वे में हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, ये होता है ऑटिस्टिक, जब हम सिर्फ थिंकिंग हम सिर्फ सोचते हैं कल्पना में। ऑटिस्टिक थिंकिंग इज अ टाइप ऑफ मेंटल एक्टिविटी इन विच फोकस इज डायरेक्टेड इनवर्ड एंड द थिंकिंग इज सब्जेक्टिव एज अपोज टू ऑब्जेक्टिव। यही है कि जब हम इनवर्ड, जब हम सिर्फ अपने आंतरिक या हम कह सकते हैं अंदर के विचार, जैसे हम कल्पना है, स्वप्न है, ये सब जो हमारे आंतरिक विचार हैं, ठीक है, ये हम अब जब हम कोई स्वप्न देख रहे हैं, हम कोई कल्पना कर रहे हैं, तो ये हमारी इंटरनल थिंकिंग है, ये हमारी। पर जब हम एक्टिविटी करेंगे, जब हम किसी भी तथ्य को ढूंढेंगे, किसी भी काम को करेंगे, तो वो हमारा जो है एक्सटर्नल व्यू है और हमारी एक्सटर्नल थिंकिंग है। ठीक है, जो हम तो ऑटिस्टिक होती है जब हम सिर्फ कल्पना में सोचते हैं। अब देखते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग। सेकंड है हमारी रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग यानी कि यथार्थवादी चिंतन, इसका संबंध रियलिटी वास्तविकता से होता है। इस तरह के चिंतन के विवेचन में तर्कना भी कहा जाता है। विवेचन और तर्कना इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसमें हम विवेचन होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार से जानेंगे, और तर्कना होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में तर्क करते हैं, किसी चीज़ की रियलिटी को जानने के लिए हम उसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन का ढूंढने के लिए उसका तर्क करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में गाड़ी ख़राब होने पर और हम तभी हमारे ने एक रीज़न सोचना, जब ये एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम जाते हैं कहीं, मान लो हमारी अचानक से गाड़ी ख़राब हो गई, तो जो रियलिस्टिक थिंकिंग वाला होगा वो वो पहले सोचेगा कि हाँ, उसकी थिंकिंग एकदम आएगा कि हाँ शायद पेट्रोल की इंजन में कुछ खराबी हो या फिर कोई पंचर या कुछ भी उसके माइंड में एकदम आएगी कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे उसके दिमाग में रीज़न आएंगे कि इस वजह से शायद हमारी गाड़ी ख़राब हुई हो, और फिर वो उसको सोचेंगे कि हाँ कैसे हमें इसको करना है या उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। इसमें रियलिस्टिक थिंकिंग के ही 3 टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, ये तीनों रियलिटी थिंकिंग में आते हैं हमारे। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन, सेकंड इज क्रिएटिव थिंकिंग सृजनात्मक चिंतन, और थर्ड इज आलोचनात्मक चिंतन यानी कि अवेल्युएटिंग थिंकिंग। अब इनको हम वन बाय वन जानेंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में जानते हैं कि क्या है। रियलिस्टिक थिंकिंग के ही ये टाइप्स हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसमें हम ये फैक्ट में लिखा है कि जिसमें आप सोच सकते हो कि सिर्फ हमें फैक्ट को देखना है। ठीक है, फैक्ट को हम कैसे उसको अपने जो भी प्रॉब्लम है उसके फैक्ट को, जो सच्चाई को सामने कैसे लाना है। हिंदी में इसको अभिसारी चिंतन भी बोलते हैं और डिडक्टिव थिंकिंग भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम है इसका। और इसको क्रिटिकल, वर्टिकल, एनालिटिकल, लाइनर थिंकिंग, ये सब कन्वर्जेंट थिंकिंग के ही नाम है। ठीक है, कई बार कोई भी नाम आ सकता है लेकिन ये सब कन्वर्जेंट थिंकिंग के ही नाम है अभिसारी चिंतन के। कन्वर्जेंट थिंकिंग गिवन बाय जॉन पॉल गिलफर्ड। ये ध्यान रखना है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग और इसके ऑपोजिट जो है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हम पहले देखते हैं कि जिम्बार्डो ने रियलिस्टिक थिंकिंग के अंदर जो 3 टाइप बताए थे वो देखेंगे। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है और रियलिस्टिक थिंकिंग दोनों किसके द्वारा दी गई थी, जॉन पॉल गिलफर्ड द्वारा।
ही डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट लॉजिकल आंसर टू ए प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि मोस्ट लॉजिकल, जब बहुत ही हम कह सकते हैं कि लॉजिकल होता है जब हम कोई चीज़ तर्क करके एक सही तरीके से सोच विचार करके जब हम किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसमें यही है कि क्योंकि आप जैसे नाम से क्रिटिकल थिंकिंग, वर्टिकल, एनालिटिकल, जहाँ पर ये वर्ड आते हैं वहाँ पर आता है जब हम किसी चीज़ को डीपली सोचते हैं, उसके बारे में अच्छी तरीके से सोच विचार करके हम एक रिजल्ट पर पहुँचते हैं। इस चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई सही निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करता है। जैसे ये है कि फॉर एग्जांपल यदि पूछा जाए कि 55 में 6 गुणा करने पर क्या आएगा, तो इसका उत्तर देने के लिए अभिसारी चिंतन का उदाहरण। ये अभिसारी चिंतन का क्यों है, क्योंकि अभिसारी चिंतन में हमें एक सही मतलब कि एक फैक्ट, इसमें कोई हम अब आपको कोई वैसा क्वेश्चन पूछे उसमें आप कोई ना कोई आइडिया लगा दोगे, लेकिन जो अगर आप ये मैथमेटिकल है, लॉजिकल है, अगर किसी में लॉजिक है तो उसको आपको एक सही आंसर देना है। तो वही एक इसमें कोई हम कहते हैं जैसे हम नॉर्मली कह देते हैं कि मैथ पे कोई तुक्का नहीं चलता। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें कोई क्रैम नहीं हम कर सकते, वो उसमें एक रियल हमें फैक्ट चाहिए, सही चाहिए, सही। तो इसीलिए कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है जब हम किसी तथ्य को बहुत ही सोच विचार करके सही फैक्ट पर, एक सही सॉल्यूशन पर हम जब पहुंचते हैं। अब देखते हैं सेकेंड टाइम क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग सृजनात्मक थिंकिंग, आल्सो कॉल्ड इंडक्टिव थिंकिंग, जो इसको हम इंडक्टिव थिंकिंग या आगमनात्मक थिंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत व्यक्ति दिए गए तथ्यों के अपनी ओर कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा कुछ क्रिएटिव कर रहा है, कुछ अपने पास से नया क्रिएटिव करके जब उसमें हम जोड़ते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग इज द एबिलिटी टू कम अप विद यूनिक ओरिजिनल सॉल्यूशन। क्रिएटिव थिंकिंग इज अबाउट जनरेटिंग न्यू नोवेल एंड यूजफुल आइडियाज़। देखिए क्रिएटिव थिंकिंग हम जैसे हम कई बार देखते हैं कि बच्चों को कुछ बनाने के लिए दिया जाए तो बच्चा उसमें क्या करता है कि हाँ उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी डाल देता है, अपने अकॉर्डिंग भी वो कुछ ना कुछ उसमें, जब ड्राइंग दो कुछ दो तो अपनी अपनी एक क्रिएटिविटी उसमें डाल देता है। कोई चीज़ उनको अगर हम क्ले से बनाने दें या कुछ भी दें तो उनकी जब अपनी क्रिएटिविटी होती है तो वो होती है क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। तो काफ़ी लोगों में ये क्रिएटिव थिंकिंग काफ़ी अच्छी होती है। देखिए कोई लोग होते हैं जैसे आप किसी इंजीनियर को लगा लो, कुछ लगा लो, तो कुछ होते हैं जैसे बिल्डिंगों के इतने अच्छे जो पुल हैं या किसी भी तरीके का जो नक्शा वो पास करते हैं मैप, तो वो काफ़ी सोच समझ कर सूझबूझ से अच्छी तरीके, तो वो उनकी एक क्रिएटिविटी होती है, वो एक थिंकिंग को सोचते हैं, उनके बारे में कार्य करते हैं। थर्ड इज एवैल्यूएट थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटनाएं, तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। एवैल्यूएट, जब हम किसी चीज़ को एवैल्यूएशन करते हैं कि हम चीज़ को पहले देखते हैं कि हाँ इसका सही गलत क्या परिणाम होगा, ये सब थिंकिंग सोच के जब हम रिजल्ट तक पहुँचे। एवैल्यूएट थिंकिंग इज disciplined approach to inquiry and reflective practice that help us make sound judgment using good evidence as a matter of habit, ठीक है। तो जब हम एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हम कह सकते हैं, जो एक सही तरीके से परख करके जब हम किसी रिजल्ट तक पहुंचते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग के ऑपोजिट जो है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, और वो है अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का प्रतिपादन जॉन पॉल गिलफोर्ड ने ही किया था, डाइवर्जेंट थिंकिंग का भी, और कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जॉन पॉल गिलफोर्ड ने दिया था। अपसारी चिंतन में किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु विभिन्न जानकारियां, साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर अलग अलग तरीकों से समस्या का समाधान किया जाता है। इट इज़ अ डिसिप्लिन अप्रोच टू इंक्वायरी एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। इट हेल्प अस टू यूज गुड एविडेंस टू मेक साउंड जजमेंट। डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम अलग अलग तथ्यों, अलग अलग साक्ष्यों को अब इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उनके आधार पर हम अपने जो है रिजल्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग थी और ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।